सार्थक संवाद कायम करेंगे। इस चर्चा की सेशन की शुरुआत करेंगे हमारे INH हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर। सर, ओवर टू यू। धन्यवाद नदीप जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है INH हरिभूमि के साझा प्रयास में जो आयुष्मान भव के रूप में है। आयुष्मान भव हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है। जब भी हम किसी के संदर्भ में मंगल कामना करते हैं, किसी बड़े के आशीर्वाद के संदर्भ में आकांक्षी रहते हैं, तो इस आशीर्वाद की अपेक्षा रहती है कि वह हमें एक दीर्घायु का आशीर्वाद प्रदान करे। आज से 7 साल पहले भारत सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है, आयुष्मान योजना को इस देश की जरूरतमंद जनता के लिए समर्पित किया। 14 अप्रैल 2018 को इसके विधिवत लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया और कुछ समय बाद पूरे देश में 10 करोड़ लाभार्थी परिवारों के माध्यम से 50 करोड़ लोगों को एक उन्नत किस्म की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके, इस महत्वाकांक्षी उद्देश्य के माध्यम से इस योजना को क्रियान्वित किया गया। आज हम उसकी समीक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। महाकौशल अंचल में बात केवल जबलपुर की नहीं है, बल्कि महाकौशल अंचल की है। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय सर्वाधिक संभावनाशील क्षेत्र के रूप में महाकौशल को देखा जाता था, पर महाकौशल अंचल की ये शिकायत अरसे से रही कि वक्त के साथ महाकौशल को वो हिस्सा, वो स्थान और वो समृद्धि नहीं मिली जो उसका हक हुआ करती थी। आज कोशिश करेंगे इसकी वस्तुस्थिति जानने की। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ महज विधायक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी महती भूमिका निभा चुके अजय विश्नोई जी है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अजय विश्नोई जी की। जनप्रतिनिधि की जागरूकता कैसी होती है, इसे लोग इंदु तिवारी जी से जानते हैं, वो हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां इंदु तिवारी जी के लिए। हमारे साथ सियोरा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक मौजूद हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र की जो आवश्यकता है उनको व्यक्त करने के लिए हमारे साथ में, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे विधायक जी के लिए। हमारे साथ जगत बहादुर सिंह अन्नू जी मौजूद हैं। इस शहर के प्रथम नागरिक हैं, इस नाते से उनका एक अलग सम्मान है, स्थान है। जोरदार तालियां जगत बहादुर सिंह अन्नू जी। और इन सबके बीच जो महाकौशल की आवाज को दिल्ली में बुलंद करने का दायित्व हासिल किए हैं 1 साल पूर्व, ऐसे भाई आशीष दुबे जी, स्थानीय सांसद हमारे बीच, आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम अजय विश्नोई जी से इसलिए करेंगे कि कभी वो इलाज किया करते थे, अभी समस्याओं के संदर्भ में वो बड़े जागरूक रहते हैं और मुखर भी रहते हैं। कई लोग समस्या को जानते तो हैं पर व्यक्त नहीं करते। अजय विश्नोई जी वो बता देते हैं कि समस्याएं क्या है। तो अजय विश्नोई जी से जानने की कोशिश करते हैं कि महाकौशल क्षेत्र और उसमें जबलपुर, उम्मीद तो ये थी कि कोई कटनी में बीमार पड़ेगा, कोई बालाघाट में बीमार पड़ेगा, कोई सिवनी में बीमार पड़ेगा तो जबलपुर आएगा, इलाज पाएगा, वापस घर जाएगा। पर अभी भी देखते हैं अजय भाई, जबलपुर में आदमी बीमार पड़ता है, नागपुर दौड़ जाता है। कितनी सच्चाई है इसमें? हिमांशु जी, आपने कहा अजय विश्नोई समस्या बता देते हैं। अच्छा, समस्या हम बताते हैं और आप कई बार लोगों को बता देते हो कि अजय विश्नोई समस्या है। और ये तो आपकी पार्टी का ही विषय है, मैं क्या बता सकता हूँ अजय भाई। इसलिए हम तो आपसे समाधान की उम्मीद रखते आए हैं। तो आपने फिर अभी जिसमें या तो मैं समस्या का समाधान बताऊं या कुछ समस्या के रूप में खुद अपने आप को रोपित कर लूं। आपका घेरा, क्योंकि आपका अनुभव है, अच्छों को घेर लेते हैं, पर हमारी क्या औकात है। रहा सवाल जहां तक पृष्ठभूमि का, आपने इसको जोड़ा मेरे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, बातचीत करते हुए का। तो देखिए, दुनिया वर्तमान की तरफ देखती है और भविष्य की तरफ देखती है। आप भूत देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो भूत हो गए हैं। तो
तो इसलिए यदि भूत को कभी देखने की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ इस बात के लिए कि वर्तमान भूत से कितना ऊंचाइयों पर पहुंच गया, उस संदर्भ में देखा जाए भूत को, तब तक तो ठीक है। उस दृष्टिकोण से भी बातचीत करूं तो मैं इस विषय में संतुष्ट हूं कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं व्यवस्थाएं मेरे काल में थी उसके मुकाबले में आज की तारीख में जो है काफी अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, अंतर काफी बड़ा है। और ये अंतर बढ़ने के पीछे जो सारा बड़ा श्रेय दे सकते हैं वो अपन कोविड को दे सकते हैं जी। कोविड काल आया, कोविड काल ने सबको सिखाया, पूरी दुनिया को सिखाया, देश ने सीखा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रहण किया और यह तय किया कि भविष्य में भी आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसा मौका आए तो उसके लिए हिंदुस्तान को तैयार रहना चाहिए। तो तैयार रहना है तो स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य की सुविधाओं को बढ़ाना पड़ेगा, जिस मात्रा में अभी है उससे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और पिछले 5 साल में अपन देख रहे हैं इस बात को कि लगातार स्वास्थ्य की सुविधाओं में जिस तरीके से फोकस माननीय मोदी जी की सरकार और उसकी अनुगामी के रूप में प्रदेश की सरकारें चल रही हैं, तो लगातार तेजी के साथ उस दिशा में बात बढ़ी है। डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना है तो मेडिकल कॉलेज बना दो, पीजी की स्टूडेंट डॉक्टर होना चाहिए तो पीजी की सीटें बढ़ा दो, नर्सिंग की जरूरत पड़ती है तो नर्सिंग कॉलेज बना दो। हमको उसके साथ में जो सुविधाएं लगती हैं इलाज करने की, तो आज एक छोटे से छोटे कस्बे में सिविल हॉस्पिटल हो या हमारा सीएससी हो, वहां पर कोशिश की गई है कि कैसे सोनोग्राफी की मशीन पहुंच जाए, कैसे एक्सरे की मशीन पहुंच जाए, किस तरीके से एनेस्थीसिया वाला पोस्ट हो जाए, किस तरीके से सिजेरियन ऑपरेशन वहीं पे होना जाए, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस तरीके से होने लग जाए। एक जो सबसे बड़ी समस्या थी उस सवाल काल में, उस काल को इतने अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने हल किया है कि हम बिना जांच किए तो इलाज कर नहीं सकते जी। और जांचें होती हैं महंगी, और आम आदमी का सोच क्या रहती है कि यार जांच फालतू में कराते हैं, पैसे इसमें फालतू खराब करा देते हैं। मैं अपने अच्छे अच्छे लोगों की बातचीत करूं कि अपन सहज रूप से डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 10 जांच लिख देता है, जांच हो जाती है, जांच अच्छी हो जाती है, सब अच्छी निकल गई, तो बजाय इसके कि हम खुश होंगे यार चलो कोई बीमारी नहीं हुई हमको, हम इस बात को कोसते हैं कि यार डॉक्टर ने फकड़ में इतने रुपए खराब करा दिए इतनी जांचों के अंदर। सोचना ये चाहिए कि नहीं यार हम तो वाकई में हमारा सौभाग्य है कि हम अच्छे हैं। तो वो जांचें जितनी थी आज वो अनेकों जांचें मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में निःशुल्क होने लग गई। अच्छा देखिए, उसमें भी व्यवस्था कैसी बनाई है कि किसी का विश्वास मेडिकल मतलब सरकारी अस्पताल के मान लो डॉक्टर पे नहीं है, या सरकारी अस्पताल में वो डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो उसमें सुविधा उनको क्या दे दी कि आप जांच तो करवाओगे सरकारी अस्पताल में फ्री में, उसकी रिपोर्ट पाओगे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने मोबाइल पे, अब मोबाइल लेके चले जाओ, आपको जिस डॉक्टर पे विश्वास हो उसके पास, तो बिना खर्चे के उस डॉक्टर से सलाह लेके दवाई लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। दवाइयों की संख्या भी बढ़ी है। अजय भाई आपने सारी बात बताई, बहुत विस्तार से बताई, पर मेरे सवाल पर आपने एक टिप्पणी भी करने की जरूरत नहीं समझे। अजय भाई मेरा सवाल ये था कि लोगों को इलाज के लिए जबलपुर आना था और मध्य प्रदेश गठन के इतने साल बीत जाने के बाद भी अगर इलाज की जरूरत आन पड़ी तो जबलपुर के लोगों को अभी भी नागपुर क्यों भाता है, इस पर अजय विश्नोई की टिप्पणी क्यों नहीं आई? अभी बताता हूं, उदाहरण स्वरूप बनाता हूं। एक हमारे पाटन में नेमा जी है, एक 1.5 साल पुरानी बात है इसलिए पुरानी बात नहीं करूंगा। वो आए कि उनके हार्ट के वाल्व को बदलने की जरूरत थी। हमसे बोले कि भैया मदद करा दो, पैसे दिलवा दो, मुख्यमंत्री जी से पैसे दिलवा दो, नागपुर जाना है, नागपुर में कराना है। तो मेरा जो जवाब था उसको मैं थोड़ा सा तो कहा कि तेरे को नागपुर जाके इलाज कराना ना, अपनी जमीन बेच और जा नागपुर कर इलाज, और हमारे माध्यम से इलाज कराना है तो जा, मैं जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में फोन कर देता हूं और तेरा इलाज वहां पे फ्री में हो जाएगा। वो वहां पर गया, उसने जबलपुर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराया, उसका इलाज मुफ्त में हो गया, और आज वो इतनी दुआएं देता है कि भैया आपने हमको बहुत अच्छा कर दिया। तो कुल मिला के विश्वास की कमी, यही एकमात्र कारण है जिसके कारण आज की तारीख में लोग नागपुर की ओर दौड़ लगा रहे हैं। इलाज वही यहां पर हो रहा, वही वहां पर हो रहा। अजय भाई का ये कहना है, और जबलपुर के प्रथम नागरिक हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि विश्वास की कमी है या गुणवत्ता के स्तर पर अभी भी चुनौती है, विशेषज्ञ के स्तर पर अभी भी चुनौती है इस अंचल में कि जिस स्तर के चिकित्सक चाहिए वो चिकित्सक उपलब्ध नहीं करे। क्या कहते हैं? एक सेकंड में रोक रहा हूं, एक नहीं दर्जनों नाम ले सकता हूं
जी। बाईपास सर्जरी के लिए मैंने उनको रोका और जबलपुर के अस्पतालों पर ही भेजा जी। और जबलपुर के अस्पतालों में बाईपास सर्जरी कराई। जितने पैसे उनके आने जाने में खर्च हो जाते उतने पैसों में तो उनका यहाँ सर्जरी हो गई। इसलिए मेरा कहना है वो विश्वास की कमी वाली जो बात है इन सब चीजों से समझी जा सकती है। जी। जहां तक बात गुणवत्ता की है और विशेषज्ञों की है, जी। मैं आपको बता दूं जबलपुर बहुत आगे बढ़ चुका है। जी। जहां तक अजय भैया ने जो बात कही कि विश्वास की कमी है, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं कि उसको दूसरे दृष्टि से देखें कि अवेयरनेस की कमी है। हम लोग इस बात को समझा नहीं पा रहे हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो छोड़िए, अगर आप जबलपुर मेडिकल कॉलेज जाते हैं तो वहां सारी सुविधाएं हैं, सारे डॉक्टर्स हैं। मैंने तो एक बात और बहुत करीब से देखी, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूं जी। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दीजिए तो पेशेंट परेशान नहीं होता, उसका इलाज भी बहुत अच्छा होता है। उसके साथ जो अटेंडेंट होता है वो परेशान होता है और कहता है कि मेडिकल से चलो, यहां इलाज ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज में इलाज ठीक, बहुत अच्छा इलाज होता है। हम लोग लगातार, जो अजय भी ये बात कह रहे हैं, लगातार हम लोग मेडिकल कॉलेज उन लोगों को, जरूरतमंदों को भेजते हैं और वहां से वो ठीक होके आते हैं, उसका परसेंटेज बहुत अच्छा है। रही बात नागपुर की, जी। नागपुर एक ट्रेन को एक जमाने में कहा जाता था कि एम्बुलेंस ट्रेन है, जो यहां से ट्रेन नागपुर जाती थी, उसमें रिजर्वेशन भी आराम से मिलता है, अब खाली रहती है साहब। जी। जबलपुर से वो ट्रेन जो एम्बुलेंस बन के जाती थी अब वो नहीं जाती है। यहां पर जबलपुर में बढ़िया इलाज होने लगा है, अपोलो जैसे हॉस्पिटल्स आ गए हैं और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आने वाले हैं, सारी फैसिलिटीज हैं, मल्टी स्पेशलिटीज हैं और आगे जो काम हो रहे हैं नीचे स्तर पर भी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको क्वालिटी और वो मिलने वाली है, आपके डोर पर भी इलाज, आपको बेसिक इलाज मिल जाए। कोरोना में क्या हुआ जी। अगर मोहल्ला क्लिनिक होती तो मुझे लगता है कि डेथ बहुत कम हो जाती। मोहल्ला क्लिनिक की कमियां कहीं कहीं दिखी, लेकिन उसके बाद से आप देखिए हमारे जैसे जबलपुर शहर में जी। हम लोगों ने वार्ड क्लिनिक बनाए हैं, बहुत सारे 53 वार्ड क्लिनिक हमारे जबलपुर शहर में बने हैं। बेसिक बस्ती के अंदर जो व्यक्ति एकदम से बाहर निकल के इलाज नहीं करा पाता, उसके लिए बेसिक बीमारियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार ने करी है और उस स्तर पे भी चीजें सुधरी हैं। और अगर किसी को बड़ी बीमारी है, बड़ी व्यवस्था चाहिए, बड़ी मशीनरीज चाहिए, तो यहां पर आज देखिए, अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो हमारे पास सब प्रकार की मशीनें, हमारे पास रेडिएशन की मशीन भी जबलपुर में उपलब्ध है, हमारे पास पेट स्कैन भी उपलब्ध है और ऐसी कौन सी मशीनें जो उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि नागपुर और जबलपुर का कंपैरिजन करेंगे जी तो सोशल एक्टिविटी के मामले में अगर नागपुर में 10 उदाहरण के तौर पे अगर मशीन लगी होंगी डायलिसिस की, तो जबलपुर में 50 मशीनें ऐसी लगी होंगी जहां फ्री ऑफ कॉस्ट या एक बेसिक कॉस्ट 500-600 रुपए में लोगों के डायलिसिस हो रहे होंगे। तो सोशली भी जबलपुर का आदमी बहुत इमोशनल है और बहुत कम पैसे में या फ्री ऑफ कॉस्ट में यहां पर इलाज बहुत अच्छे से गरीब लोगों का और जरूरतमंदों का होता है। तो जगत भाई जी तो ये बता रहे हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इंदु जी आप तो जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति हो, जनता कितनी संतुष्ट है स्वास्थ्य के संदर्भ में, या किस चुनौती का सामना रोज करते हो आप जब जनता के बीच में जाते हो या जनता आपके बीच आती है? क्या जरूरत है इस अंचल की स्वास्थ्य की दृष्टि से? सब बढ़िया हो गया है? बढ़िया तो सब कुछ हो रहा है। अभी 2 महीने पहले की एक घटना बताएं जी। एक हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रहे हैं, पर लगभग एक कोमा में एक हमारा कार्यकर्ता था, प्रतिदिन उसको 35 से 40 हजार रुपए लग रहे थे। मैंने सलाह दी कि आप मेडिकल जाएं। मेडिकल के अधिकारियों को हमारे कार्यालय से फोन हुआ, उसको वेंटिलेटर वहां पहले पता कर लिया कि उपलब्ध है कि नहीं, यहां वेंटिलेटर था। किसी ढंग से जब शिफ्ट हुआ लगभग 19 दिन बाद उसको होश आया। अगर 19 दिन वो प्राइवेट हॉस्पिटल में रहता तो दिक्कत तो हो जाती, जिसकी हैसियत नहीं है। जब विश्वास की बात कर रहे हैं, जो विश्वास है, जब कुछ करने की इच्छा हो और कुछ परिवर्तन की इच्छा हो या किसी को राहत देने की इच्छा हो, तो फिर विश्वास बनता है। सन 2000 की बात बताएं, हमारे 2 भाइयों को कैंसर हुआ था। उस समय यहां पर वास्तव में इलाज बहुत नॉमिनल हुआ करता था। कैंसर नाम के से लोग बहुत डर जाते थे। हम लोग बॉम्बे लेके गए और बॉम्बे में उसका इलाज कराया, पर डॉक्टर्स जिस प्रकार का व्यवहार, जितना बढ़िया बोलते रहे,
सबसे बढ़िया चीज कि यदि मान लो मरीज के उसकी पॉजिटिव बात की कि ऐसा लगा कि ये तकलीफ हमारे लिए अच्छा कर सकता है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई विश्वास नहीं हो सकता। और उस तारीख से हमें बॉम्बे के विषय में बड़े श्रद्धा होने लगी और ऐसा लगा कि हमारी तकलीफ सुनने वाला कोई है। पर वो परिदृश्य सब बदल गया। जबलपुर में वो सुविधाएं हो रही, पर उससे पहले अब आप कहेंगे जैसे रोज बताते हैं कि रोज 2500 मरीज आ रहे हैं मेडिकल में। हमारी चिंता हम हर मोहल्ले में तो कर दें, पर हमारे रिसर्च करने वाले, रिसर्च कोई भी वर्ग का व्यक्ति कर सकता, डॉक्टर कर सकता, पत्रकार कर सकता, नेता कर सकता, अधिकारी कर सकता। हमें इन चीजों को बहुत हाईलाइट करने की जरूरत है कि जब बीमारियां कैसे कम हो। हम फॉरेन भी गए हैं तो फॉरेन में भी देखा कि ये इतनी बड़ी क्यू नहीं रहती रही। हम जनसंख्या तो है जी, पर बहुत बड़ी क्यू, इतनी गंभीर बीमारियों के विषय में हमने जो देखा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, लंका, हिंदुस्तान, इन्हीं में ज्यादा ये प्रॉब्लमें आ रही हैं। तो हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस पर क्या रिसर्च, जैसे अभी उदाहरण दे रहे हैं कि सिगरेट के विषय में बहुत बढ़िया विज्ञापन सरकारें दे रही थी और कंपनियों को निर्देश दिए थे। वास्तव में मैंने अब सिगरेट, बीड़ी की मात्रा कम हो गई, पर उसकी जगह दूसरी चीज शामिल हो गई। तो हमें इस बात की भी चिंता करना कि मरीजों की संख्या कैसे घटे, इसके लिए दोहरा मापदंड अपनाते हुए हमें इलाज के तरफ भी चिंता करना है। सरकारें तो करता है अपने काम, मैं तो बड़ा चिंता में पड़ गया हूं असल में। क्या है, कुछ ही देर में हमारे प्रदेश के सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री और साथ साथ सरकार के उप मुख्यमंत्री आने वाले हैं। नाम है उनका राजेंद्र शुक्ला। तो हमें लगा था कि जबलपुर क्षेत्र के सम्मानित जागरूक जनप्रतिनिधि साथ बैठे हैं, उनके माध्यम से जरा हमको पता चलेगा कि भाई जबलपुर की जरूरतें क्या है, महाकौशल की जरूरतें क्या है, तो उनके सामने रखेंगे। और सभी लोग बता दे रहे हैं यहाँ तो सब कुछ इतना बढ़िया हो गया, तो राजेंद्र जी के सामने हम बात क्या रखेंगे? आपको ऐसा लगता है कि राजेंद्र जी और जबलपुर के बीच में संवादहीनता है? हम लोग के संवाद चल रहे हैं, जो बताना है बता देते हैं, आपका माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे साथ माननीय सिहोरा क्षेत्र के विधायक मौजूद हैं, उनसे जानना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है, थोड़ा इस पर रोशनी देंगे आप? वहां की जरूरतें क्या है इस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से? धन्यवाद भाई साहब। और सबसे पहले तो आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण और संवेदनाओं से भरे कार्यक्रम में मेरी सहभागिता सुनिश्चित कराई, इसके लिए धन्यवाद। विषय स्वास्थ्य सुविधाओं से जब जुड़ा हो तो निश्चित रूप से ये मानवीय जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस दृष्टि में यदि हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार व केंद्र की सरकार निश्चित रूप से ग्रामीण जनों को और हितग्राहियों के लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं के इस पायदान पर भी हमें लगता है कि अभी हम संतुष्ट नहीं हैं जी, हमें और आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि आदरणीय हमारे महापौर जी ने कहा कि डोर टू डोर वाली व्यवस्था हो सकती है। अगर हम कदाचित ऐसा कुछ उद्देश्य रख के करें तो बहुत अधिक सुविधा हम सब लोगों को मिल सकती है। और साथ में ये विषय भी आया कि नागपुर क्यों जाते हैं जी, तो मैं इस संदर्भ में कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और हमारी मानसिकता भी अधिकांश यही रहती कि वहाँ जाने पे हमको सुविधाएं अच्छी मिलेंगी। और इसके एक बहुत बड़ा विषय यह भी है कि अब जो लोगों की क्षमताएं बढ़ गई वो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की ओर बढ़ता है। तो निश्चित रूप से हमारे ग्रामीण परिवेश के जो रोगीजन हैं उनके लिए शायद संभव ना हो, पर अभी वर्तमान दृष्टि कॉलेज की बात करें या फिर विक्टोरिया की बात करें या एल्गिन की बात करें जी, अभी उनकी सुविधाएं भी पर्याप्त हैं। पर मुझे ये लगता है कि हमें अभी और गुणोत्तर वृद्धि करनी चाहिए ताकि हमारे ग्रामीण के लोगों को एक बार में ही वो सारी सुविधाएं मिल जाए। सारी सुविधाएं मिल जाए।
एक बात कहना चाहता हूं जी। ये सच है कि जबलपुर का पेशेंट नागपुर जाता है। अभी चूंकि इन्होंने बात कही उसमें से मेरे को ध्यान आया कि जिसकी जो क्षमता है वो बेहतर स्थान की तरफ बढ़ता है, पर दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि नागपुर का पेशेंट बंबई जाता है, और ये भी सच्चाई है कि बंबई का पेशेंट विदेश जाता है। तो बेहतर की तलाश में लोगों की बहुत सी जिनकी गुंजाइश है वो आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि जबलपुर कुछ कमतर है या नागपुर कमतर है या बंबई कमतर है। लोग सुविधा के हिसाब से अपने कहीं भी आगे बढ़ने को तैयार है, हो जाते हैं। तो अब अजय भाई ने कहा कि भाई मानता हूं जबलपुर से नागपुर जाता है और नागपुर का बंबई जाता है, पर हमारे साथ आशीष दुबे जी हैं जो जबलपुर से दिल्ली तक पहुंचते हैं, तो उनसे जानना चाहता हूं कि कोई लक्ष्य वक्ष है जबलपुर के संदर्भ में। बड़ा संभावनाशील क्षेत्र अतीत में माना जाता था कि नागपुर से भी कुछ पेशेंट जबलपुर की ओर आए, ऐसा कोई लक्ष्य आप ले पाए आशीष जी? जी देखिए, जबलपुर में जनता की आवाज है जी। पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको कि हम कभी नहीं चाहते कि पेशेंट के रूप में कोई हमारे यहाँ आए या हमारे यहाँ से लोग पेशेंट के रूप में कहीं जाएं, लेकिन चूंकि सांसारिक जीवन है जी। इससे हम और आप बच नहीं सकते। शारीरिक कष्ट या उसमें जो व्याधियां होती हैं वो स्वाभाविक है। और रही बात जबलपुर की, तो मुझे लगता है कि जबलपुर में आपने ही खुद अनुभव किया होगा, और हम लोग तो उसके प्रत्यक्षदर्शी भी हैं कि पहले का जबलपुर और आज के जबलपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जमीन आसमान का फर्क है जी। और निरंतर एक बात आपसे मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, इसमें दो चीजें हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं उससे हमारी जनता संतुष्ट है जी। लेकिन इसके इतर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि इससे हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हम हमेशा असंतुष्ट रहने की प्रवृत्ति में रहते हैं जी। क्योंकि हम उनको और अच्छा देना चाहते हैं। जो हम उनको दे रहे हैं, आज हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे बेहतर हम और क्या दे सकते हैं अपनी जनता को। तो ये दो चीजें हैं। अगर आपके अनुभव को समझना चाहता हूं आशु भाई, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, इतने बड़े संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में यह माना गया ये सेवा का क्षेत्र है, पर आजकल जो हॉस्पिटल बन रहे हैं देखकर तय करना जरा मुश्किल हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है या होटल बन रहा है। तो ये जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है ये सेवा का क्षेत्र हुआ या मुनाफे का क्षेत्र हुआ, इस पर कोई दृष्टि जाती है आशु जी की? देखिए, इस बात को मैं इससे संबद्ध करता हूं कि अब उत्तरोत्तर जब व्यक्ति का स्तर बढ़ता है, जीवन शैली उसकी बदलती है, आर्थिक स्तर बढ़ता है जी, तो अगर हम सुविधा ले सकते हैं, उसके लिए अगर हम में क्षमता है, तो मुझे नहीं लगता कि जी। और इसको सुविधाएं, देखिए मैं अभी एक बात और कहना चाहता हूं जिस पे आप बार बार कह रहे थे कि जबलपुर का पेशेंट नागपुर जाता है, या अब अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की ही बात करें, मानसिकता की कि मेडिकल कॉलेज में जाना कोई इसलिए भी नहीं चाहता कि लोग क्या कहेंगे कि यार हमने मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया, जबकि आज की तारीख में हम सब यहां जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इस सभागार में जितने भी हमारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, गणमान्य नागरिक बैठे हैं, हम सब मानते हैं कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज जैसा इलाज अभी कहीं पर भी नहीं। कोविड में अगर आप ये मान के चलिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज नहीं होता तो शायद हम बहुत दिक्कत में होते जबलपुर। बात मानसिकता की है। अगर हमने उस मानसिकता को बदलने के लिए एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जी, कि इसके लिए कहीं ना कहीं हमको जनजागरण करना पड़ेगा, और हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता, अन्य समाज में जिनकी एक अपनी साख है, इन लोगों को आगे आना पड़ेगा और कहीं ना कहीं हमको उस मानसिकता को बदलने का प्रयास करना पड़ेगा। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेश शुक्ल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से राजेश शुक्ल जी का अभिनंदन हो। हमारा सत्र लगातार जारी है। राजेश शुक्ल जी धैर्य के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। महाकौशल अंचल की बात को सुनने के लिए आए हैं। अपनी बात तो कहेंगे, पर उससे पहले महाकौशल की बात भी पूरी सुनेंगे। मैं ये चिंता व्यक्त कर रहा था राजेश जी आपके आने से पहले कि सब कुछ इतना अच्छा बताया जा रहा था कि मैं चिंता में पड़ गया था कि आपके सामने मांग क्या रखेंगे यहाँ की। पर आशीष जी हमारे बीच में हैं। आशीष जी, अपने यहाँ एक देहाती कहावत है
वो इस रूप में है कि सारी खुदाई एक तरफ, वो जोरू का भाई एक तरफ, मतलब पत्नी का जो भाई होता है उसकी बात ही अलग होती है। अब संयोग से जबलपुर को ऐसी अनुकूलता मिली हुई है, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। नाम है उनका जगत प्रकाश नड्डा जी। जगत प्रकाश नड्डा जी है जबलपुर की बेटी के साथ हुआ है, इस नाते जेपी नड्डा जी की पत्नी के भाई हैं, तो अपने इस संबंध का कुछ लाभ वाभ दिलाने की जबलपुर के संदर्भ में पहल आपने की है। कोई उम्मीद बन रही है जबलपुर को कि भाई जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो इस नाते से जबलपुर को ये मिलने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पहले भी आदरणीय जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे जी। और तब भी जबलपुर को बड़ी सौगातें मिली। कैंसर इंस्टीट्यूट आया था जी। और निश्चित मान के चलिए कि अब आने वाले समय में हमको और बड़ी सौगातें स्वास्थ्य विभाग में मिलने की हैं। अरे आशीष भाई, जेपी नड्डा जी पहले केवल स्वास्थ्य मंत्री थे, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सह स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोई बड़ी उम्मीद आप लोगों ने मिलकर बांधी कि नहीं? कोई मांग वांग, कोई उम्मीद वो आने वाले समय में आपको इस जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर निश्चित रूप से मिलेगा, और मुझे लगता है अगली बार हम मिलेंगे तब आप उसके बारे में तो भाई इस मांग के संदर्भ में एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, ताकि जितने जनप्रतिनिधि मंच पर हैं कोई योजना जेपी नड्डा जी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के अंदर कुछ जनप्रतिनिधि जनता के बीच में भी बैठे हुए हैं, थोड़ा संतुलन बनाने की कोशिश करता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक सक्सेना जी मौजूद है, वो भी इतने ही खुश है जबलपुर की स्वास्थ्य सुविधाओं से, व्यवस्थाओं से, या उनके कुछ और विचार है जानने में मेरी दिलचस्पी है। कुछ बात हम सबके बीच में रखना चाहेंगे, एक बार उन्हें माइक उपलब्ध कराएंगे। आपके इस कार्यक्रम में परम आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी अभी शामिल हुए हैं, जबलपुर शहर की ओर से उनका स्वागत कर लेता हूं। आप सबका भी एक बार जोरदार तालियां जी के उनका स्वागत कर लेता हूं। एक्चुअली मुझसे उम्मीद ही आप लोग को ये होगी कि विनय सक्सेना जी अब कहेंगे तो कुछ सच्चाई सामने आएगी। ऐसा नहीं कि सच्चाई सामने बैठे वालों के पास नहीं है, अजय विष्णु जी चाहेंगे तो भी सच सामने आ जाएगा। अशोक भैया अगर चाहे तो भी बहुत सच सामने आ जाएगा। इंदु तिवारी जी अगर अपनी सही जो स्वाभाविक बोलचाल की आदत है उस पर आएंगे तो भी सच सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आशीष भाई अभी तारीफ कर रहे थे, मैं आपके मंच से पूछना चाहता हूं सभी आदरणीय जनप्रतिनिधियों से कि जब उनके परिवार का कोई व्यक्ति एडमिट होता है, अगर इतनी अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आज की हैं, तो इनमें से कोई एक तो बताए कि उनके घर का व्यक्ति जब एडमिट होता है तो मेडिकल अस्पताल में एडमिट होता है। कोरोना के समय में विनोद भाई को तो मौका मिलेगा ही, कौन मना कर रहा है, एडमिट भी होइएगा, लेकिन ये सुपर में जाएंगे, सुपर स्पेशलिटी में। अभी एक मैं छोटी सी घटना बताता हूँ, यहाँ पे वो अस्पताल के डॉक्टर्स भी शायद होंगे जी। एक दिन अभी एक हफ्ते पहले रात को 1 बजे एक 19-20 साल के लड़के को चाकू लग गया था। मैं खुद मौजूद था जबलपुर के एक नामी अस्पताल में, जो उम्मीद से गए थे कि यहाँ पे तो हमारे को तत्काल इलाज मिल जाएगा। 1 घंटे बाद बोला हमारे पास सर्जन नहीं है रात को। वहाँ से जबलपुर के बड़े सम्मानित व्यक्तित्व हैं आदर्श मुनि त्रिवेदी जी का परिवार भी वहीं था। उनने भी कई जगह फोन लगाया तो पता चला नहीं साहब आप एक काम करिए हमारे पास रात, क्योंकि देखिए जब केस ऐसा होता है तो उनको लगता है साहब रात को कोई फिर घटनाक्रम गड़बड़ ना हो जाए। किसी अस्पताल ने हाथ लगाने से मना कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, शायद यहाँ पे मेरे को भी मिले भी थे विवेक गुप्ता जी, डॉक्टर गैलेक्सी वाले, उनके यहाँ भी मेरे को आधा घंटा लगा, वो खुद पहुंचे और अन्य डॉक्टर को बुलाया गया और रात को उस बच्चे का ऑपरेशन हुआ और 4 बजे खबर आई कि भाई वो सुरक्षित है और वो घर लौट गया। हालत ये थी कि अतड़ियां पेट के बाहर थी। कोई रात को अस्पताल में लेने तैयार नहीं था और शासकीय अस्पतालों में कोई फोन नहीं उठ रहा था। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं, मैं चाहता हूं कि जबलपुर शहर बेहतर बने, नागपुर से नहीं बॉम्बे से भी बेहतर बने। और उसमें जब तक ये सामने बैठे जनप्रतिनिधि और आदरणीय राजेंद्र भैया प्रयास नहीं करे, रीवा भी तो हमारा पड़ोस है, और नड्डा जी राजनीति में रहे, विनोद जी को पता है, और हम लोग भी चाहते हैं कि जबलपुर बेहतर बने। कौन नहीं चाहता? जबलपुर से राजधानी ले ली, बहुत कुछ लिया है, तो कुछ देने का जब नंबर है तो देना ही मिलना चाहिए।
एक बात आपसे और कहना चाहता हूं जी। जबलपुर में एक बड़ा अस्पताल भी खुला, वहां पे पेट स्कैन मशीन आ गई। आज ही पेपरों में आपने ऐड देखा होगा। अगर सब कुछ बेहतर है तो ये पेट स्कैन मशीन मेडिकल में पहले क्यों नहीं आ गई? अगर बहुत बेहतर है, आशीष जी कह रहे थे सबसे बेहतर है, आप कह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं पेट स्कैन मशीन अभी भी जबलपुर के मेडिकल या सुपर स्पेशलिटी में क्यों नहीं है? 80 करोड़ रुपए का बजट मेडिकल कॉलेज में, लेकिन आज कारण जो भी होगा, मैं चाहूंगा कि INH अब इसको समझेगा, इसको समझे और इसे आगे बढ़ाए। तो मैं आखिरी बिंदु पर एक और आखिरी कहना चाहता हूं, अगर सब इतना ही बेहतर है तो शिशु मृत्यु दर में आज ही की सबसे बड़ी खबर थी, मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों है? ये एक प्रश्न आपके बीच में छोड़ा, ये आखिरी में छोड़ा है, जिसका उत्तर हम राजेंद्र जी से जब बात करेंगे तब लेंगे। लेकिन मैं आखिरी तौर पर अजय विष्णु जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे एक टिप्पणी चाहता हूं। जबलपुर को स्वास्थ्य की दृष्टि से भविष्य में क्या चाहिए, इस पर कोई दृष्टि रखना चाहेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से, स्वास्थ्य हो या कोई और क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से विकास के लिए रास्ते हमेशा खुले हुए हैं और जरूरतें हमेशा बनी हुई हैं। जो कुछ कल था वो आज नहीं, जो कल नहीं था वो आज बन गया, मैंने आपको पहले ही बताया है। आने वाले समय में हमें और भी कुछ चाहिए। विनय भाई की बात को मैं समर्थन करता हूं और इस विषय में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से मेरी अनेकों बार बैठकें हो चुकी हैं। जो कैंसर के अस्पताल के लिए जिन मशीनों के लिए पैसा उपलब्ध तब कराया था नड्डा जी ने जब वो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, वो आज भी वाकई में खरीदना बाकी है। उसके बारे में राजेंद्र जी बताएंगे। मेरी समझ में शायद वो भी खरीद जल्दी अपनी हो जाएगी। एक विषय जो उन्होंने फिर से एक रेखांकन, मैं उसको रेखांकित करूंगा, पेट स्कैन की व्यवस्था जबलपुर कैंसर हॉस्पिटल में होना ही चाहिए। तीसरी एक चीज और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि व्यवस्थाएं सुविधाएं होते हुए भी जबलपुर के कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेकी थेरेपी नहीं हो रही है। धन्यवाद है ज्ञानेश्वरी दीदी को और डॉक्टर गुमास्ता को कि उन्होंने पेट जो है ब्रेकी थेरेपी आज की तारीख में विराट हॉस्पिस के अंदर प्रारंभ करा दी है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन कैंसर के लिए सहज रूप से संभव है, पर उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि कैंसर के हॉस्पिटल्स के मरीजों के लिए जितने बिस्तरों की जरूरत थी और जब उसके लिए बिल्डिंग बनी थी, उसमें अब दूसरी सुविधाएं घुस गई हैं। उसके कारण कैंसर के मरीज बाहर उसमें हो रहे हैं। राजेंद्र जी से, आप सबके आदेश के माध्यम से मैं चाहूंगा कि कैंसर के मरीजों के लिए जो कैंसर इंस्टीट्यूट आज से 12-14 साल पहले दिया था नड्डा जी ने, उसको पूर्णता की ओर पहुंचाएं और खासतौर से पेट स्कैन और ब्रेकी थेरेपी की ये भी सुविधाएं भी वहां पर उपलब्ध कराएं। तो कुल मिलाकर अगर हम अपनी इस बातचीत के निष्कर्ष पर पहुंचे तो जनप्रतिनिधि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले कुछ समय से जो काम हुआ है उससे संतुष्ट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जबलपुर और महाकौशल अंचल की जो जरूरतें हैं उसमें काफी काम किए जाने की जरूरत है। उसके संदर्भ में क्या रोड मैप है, जब हम प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से बात करेंगे तब समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सारे जनप्रतिनिधि के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए मैं नदीम साहब तमाम जनप्रतिनिधि